हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार मद्य निषेध परीक्षा की तिथि 14 मई 2023 को घोषित कर दी गई है और आप लोगों की तैयारी अब अंतिम चरण में होगी। तो इसी संदर्भ में हमने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के पार्ट 1 को अपलोड कर दिया था, जिसमें हमने लगभग 55 प्रश्नों को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग लगभग 45 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे, जिसके बाद टोटल ज्योग्राफी के 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इन 100 प्रश्नों में से 5 से 7 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस चैनल से जुड़ने का एक और लाभ आपको ये प्राप्त होगा कि बिहार मद्य निषेध परीक्षा खत्म होते ही इसकी आंसर की आपको अपलोड कर दी जाएगी, साथ ही कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पटना का स्थानीय समय, बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना का स्थानीय समय क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है कि भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, या फिर भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पटना का जो स्थानीय समय है वह है भारतीय मानक समय से आगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और भारत का जो स्थानीय समय है वो याद रखना है कि जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से भारत का मानक समय। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बरौनी में, ऑप्शन बी डिगबोई में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। बताइए कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई में। ठीक है, अब देखिए, डिगबोई जो है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। ठीक है, और भारत में अभी टोटल जो है वो 22 तेल परिष्करण संयंत्र हैं। ठीक है, याद रखना है 22 तेल परिष्करण संयंत्र हैं। ठीक, जिसमें से 17 तेल परिष्करण संयंत्र जो है वो सार्वजनिक हैं। ठीक है, वो सार्वजनिक है, और जो 5 हैं वो निजी हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो जामनगर रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर रिफाइनरी है। और ये जामनगर रिफाइनरी किस राज्य में है? तो ये जामनगर रिफाइनरी गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? यानी कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे पहले स्थापित किया गया था? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, पेरियार, या फिर कान्हा पार्क। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है 1936 में। और कहाँ पर है जिम कॉर्बेट? तो ये पड़ जाता है आपको उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है, और याद रखना है इसका जो पुराना नाम था जिम कॉर्बेट का वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा जो है वो पर्यावरण में किस प्रदूषण से होती है? तो पहला ऑप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। SO2, SO3 और NO ये क्या करते हैं? वर्षा जल के साथ, सॉरी, वातावरण में जो जल होते हैं उसके साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये फिर वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, और उसी वर्षा को हम लोग अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बताइए काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी इन सभी में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको काली मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर भी मिल जाएगा, और गुजरात के अंदर भी मिल जाएगा। अब देखिए, काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चूँकि इसमें कपास का उत्पादन अच्छा होता है इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उत्तम मानी जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न तत्वों में से कौन से भूप्रपटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे। पूछ रहा है कि कौन से तत्व भूप्रपटी में सबसे अधिक पाए जाते हैं और सबसे कम पाए जाते हैं। बताइए, ऑक्सीजन और सिलिका,
कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, या फिर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम? बताइए कौन से अधिक पाए जाते हैं और कौन से कम पाए जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। यानी कि पृथ्वी के जो भूप्रपटी है इसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा और मैग्नीशियम सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो लगभग 46.8% के आसपास भूप्रपटी में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या पाया जाता है? तो सेकंड नंबर पे आपको सिलिका पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद अगर कोई चीज़ पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिलिका। और सिलिका लगभग 27.7% के आसपास प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है? आप लोगों को बताना है कि ग्रीनविच किस देश में है। यूएसए यानी कि अमेरिका में, यूके यूनाइटेड किंगडम में, हॉलैंड में, या फिर भारत में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके में। देखिए वर्ल्ड को यानी विश्व को जो है वो पूरे 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने समय जोनों में? 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक समय जोन के बीच लगभग 1 घंटा का जो है सो अंतर होता है, ठीक है। 1 घंटा का अंतर प्रत्येक समय जोनों के बीच, और 24 समय जोनों में पूरे विश्व को बांटा गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी कि ओआईसी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दुबई में, जिद्दा में, इस्लामाबाद में, या फिर अंकारा में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ओआईसी का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिद्दा में। अब देखिए इससे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिद्दा में है। अब आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, यानी समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगा? लवणता और गहराई कम होती है, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, या फिर लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है? बताइए समुद्र में जब घनत्व बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। यानी जब समुद्र में घनत्व बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी और गहराई भी बढ़ेगा, ठीक है। और जो समुद्री जल की लवणता होती है वो लगभग 35 ग्राम पर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी का, रॉयल बंगाल टाइगर का, एशियाई शेर का, या फिर एक सिंग वाला गेंडा का? बताइए राजाजी नेशनल पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली हाथी का। अब देखिए एशियाई शेर के लिए आपका गुजरात का जो गिर वन है वो काफ़ी फेमस है, और एक सिंग वाला जो गेंडा है इसके लिए काजीरंगा जो है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है। दरअसल जब किसान खेतों में कृषि कार्य करते हैं तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आप मिट्टी में चूना मिला लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? बताइए चूना मिलाने के लिए किसानों को क्यों कहा जाता है? चूना मिट्टी में जल अंश बनाए रखने में बहुत सहायक है इसलिए, या फिर चूना जो है वो मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है, या फिर चूना मिट्टी की क्षारीयता को घटाता है, या फिर चूने की उच्च सांद्रता पादप वृद्धि के लिए जरूरी है? बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि चूना जो है ये मिट्टी की अम्लीयता को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि जब खेतों में जल जमाव हो जाती है इससे भूमि की अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और जब अम्लीयता में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति घटने लगती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि आप मिट्टी में चूना मिला लो ताकि मिट्टी की जो अम्लीयता है वो कम हो जाए, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है। बताइए फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है किससे? थर्मल पावर प्लांट से, तेल शोधक कारखानों से, उर्वरक संयंत्र से, या फिर माइनिंग द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट द्वारा, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट द्वारा क्या होता है कि फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है जो कि एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। एक चीज़ आप लोग ये याद रख सकते हैं कि भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा, ठीक है। तापीय ऊर्जा जो है वो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो किसकी सीमा पर स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर, कर्नाटक और केरल की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है। बताइए किसका उपयोग जो है वह मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है। रॉक फॉस्फेट का, या फिर जिप्सम का, या खाद का, या फिर यूरिया का, यानी इनमें से किसका उपयोग करके हम मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को जो है दीर्घकाल के लिए जो है सो कम कर सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का। यानी जिप्सम का उपयोग जो है वो मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है। अब देखिए भारत में जिप्सम सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक जिप्सम किस राज्य में होता है बताइए। तो सर्वाधिक जिप्सम जो है वो आपको राजस्थान में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिप्सम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो आंसर राजस्थान लगाना है। अगला प्रश्न है कि पॉडजॉल क्या है। बताइए पॉडजॉल क्या है। कुंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो पॉडजॉल जो है वह कुंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, और याद रखना है मिट्टी के अध्ययन को यानी मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मृदा के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बताना है कि कौन सा ऐसा ईंधन है इन चार ऑप्शन में से जो पर्यावरणीय प्रदूषण कम उत्पन्न करता है। बताइए डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, या फिर कैरोसिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बताइए मैपिल लीफ का देश के नाम से किसे जाना जाता है। मैपिल लीफ का देश के नाम से किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, या फिर स्पेन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ठीक है, तो याद रखना है कि मैपिल लीफ का देश के नाम से हम लोग कनाडा को जानते हैं। और याद रखना है कि फूल होता है एक लिली, लिली फ्लावर होता है, यानी लिली फूलों का देश जो है ये भी कनाडा को ही कहा जाता है। यानी कनाडा में लिली फूल जो है वो अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव। बताइए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, सही है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ये भी सही है। लेकिन 8 डिग्री चैनल जो है वह भारत और मालदीव के बीच ना होकर यह मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। इसलिए सही क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पटाना घास के मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है ब्राज़ील में, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में, या फिर श्रीलंका में, या फिर हंगरी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। अब देखिए ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में आपको पाया जाएगा कम्बोज। कम्बोज घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे ब्राज़ील में। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से आदिवासी समुदाय जो हैं वह निग्रिटो प्रजाति के हैं। बद्दू, खिरगित जनजाति, शेमांग जनजाति, या फिर मशाई। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमांग। ठीक है, सेमांग जो है जनजाति ये निग्रिटो प्रजाति का है। अब देखिए बद्दू जनजाति जो है ये आपको अरब के क्षेत्र में प्राप्त हो जाएगा। खिरगित जनजाति जो है ये आपको मध्य एशिया में ये भी प्राप्त मिल जाएंगे। ठीक है, और सेमांग जो है ये आपको मलेशिया में मिल जाएंगे, मलेशिया में। और मसाई जो है ये आपको पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है। ब्राज़ील में, कोलंबिया में, युगांडा में, या फिर वेनेजुएला में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में। ठीक है, अब देखिए ब्राज़ील में सबसे अधिक जो है सो कहवा का उत्पादन होता है। कहवा की मंडी किसे कहा जाता है। कहवा की मंडी, कहवा की मंडी जो है ये साओ पालो को कहा जाता है। ठीक है, साओ पोलो, याद रखना है आप लोगों को। और याद रखना है ब्राज़ील में कहवा के बागों को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फेजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेजेंडा। ठीक है, और कहवा निर्यात करने का जो मुख्य बंदरगाह है वो कौन सा है, वो है सेंटोस। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी। बताइए किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी। भारत ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, या फिर कनाडा ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा ने। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है ये आपको पूर्वी भारत में दक्षिण पूर्व भारत में मिल जाएंगे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसके तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सागर तट या फिर कोंकण तट। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है, बताइए कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार मनाता है इसमें से, संथाल, मुंडा, भील या फिर थारू। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। बताइए दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, या फिर पेरियार नदी का उद्गम जो है वो उससे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, या फिर भारत का यह प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है, या फिर केरल में रॉकेट छोड़ने का यह केंद्र है। देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आप लोगों को याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री की वो हुई थी 1982 में, यानी 1982 में। ठीक है। और एक याद रखना है आप लोगों को मैत्री, और एक याद रखना है आप लोगों को भारती। मैत्री और भारती जो है ये भी भारत में भारत में का जो है सो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है। ठीक है। भारत का जो है सो अंटार्कटिका में शोध केंद्र कौन कौन से हो गए, एक तो दक्षिण गंगोत्री हो गई, एक मैत्री हो गया और एक भारती हो गया। ठीक है। और दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में या फिर समस्तीपुर में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में। ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। महासागरों में जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है इसके क्या कारण है, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से या फिर अपकेंद्रीय बल से। बताइए ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है वह इसमें से किस कारण से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगसी नदी या फिर हुआंग नदी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो या इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यांगसी नदी। ठीक है। और याद रखना है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 5797 किलोमीटर। ठीक है। 5797 किलोमीटर, ये याद रखना है आप लोगों को, 5797 ऐसे करके याद रख सकते हैं, यानी 5797 किलोमीटर ये यांगसी नदी की लंबाई है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है। तिब्बत पठार से होता है और यह चीन सागर में जाकर गिर जाती है, याद रखना है आप लोगों को। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। बताइए व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अध्रुवीय निम्न दाब से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यापारिक पवनें जो हैं वह उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। बताइए भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पे होती है वहाँ पूरे वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, या फिर वर्ष भर वर्षा होती है, या फिर शीत ऋतु में वर्षा होती है, या फिर संवहनी वर्षा होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसकी विशेषता है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। बताइए भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है या फिर पुडुचेरी है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है। बताइए भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड में स्थित जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव या फिर म्यांमार। अब देखिए टोटल 8 देश हैं सार्क में। कितने देश हैं, 8 देश हैं। ठीक है। कौन कौन से देश हैं ये आप सबसे पहले देख लीजिए। अगर हम नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले हो जाएगा मालदीव,
फिर हो जाएगा श्रीलंका, फिर हो जाएगा भारत, फिर हो जाएगा पाकिस्तान, फिर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। एक हो जाएगा नेपाल, फिर हो जाएगा भूटान, और फिर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 देश हैं। अब देखिए इसमें म्यांमार नहीं है, इसलिए आंसर हमारा म्यांमार हो जाएगा, यानी म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो था वो कहाँ किया था? नरौरा में, कोटा में, पोखरन में, या फिर थुम्बा में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरन में। कब किया था? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, 18 मई 1974 में। ठीक है, 18 मई 1974 में भारत जो है वो अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसल है? यानी कि कॉफ़ी और चाय दोनों जो है वो मुख्य नकदी फसल किस राज्य में है? बताइए, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, या फिर असम में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह की बात कर रहा है, कौन सा है? बताइए, मंगल, प्लूटो, शुक्र, या फिर चंद्रमा? तो देखिए चंद्रमा तो ग्रह है नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्लूटो भी अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, इसे बौना ग्रह कहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और मंगल नहीं होके इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र हो जाएगा। तो पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह जो है वो कौन सा है? वो शुक्र है। अब देखिए, शुक्र जो है इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन यानी कि बहिन, पृथ्वी की बहन, ठीक है, ये सब इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बताइए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? भूटान की, नेपाल की, चीन की, या फिर बांग्लादेश की? इसमें से किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो आपको अगर मैप याद होगा तो नेपाल का बॉर्डर जो है वो बिहार के साथ लगता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस स्थान को समुद्रपुत्र कहा जाता है? बताइए, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अंडमान द्वीप को, निकोबार द्वीप को, गंगा सागर को, या फिर लक्षद्वीप को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर द्वीप। इसे जो है सो समुद्रपुत्र कहा जाता है, और यहीं पर जो है आपको न्यू मूरे द्वीप भी प्राप्त हो जाएगा गंगा सागर में। ठीक है, न्यू मूरे द्वीप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? बताइए, इसमें से कौन सा जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट हो जाएगा? कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, या फिर तूतीकोरिन? इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है वह भूमध्य रेखा के निकटतम हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? लीरा, बहत, डॉलर, या फिर क्यात? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहत। ठीक है, याद रखना है कि थाईलैंड की मुद्रा जो है वो क्या है? बहत है। लीरा जो है ये आपको टर्की की मुद्रा यानी तुर्की की मुद्रा है। उसके बाद क्यात आप लोगों को याद रखना है, म्यांमार की मुद्रा है क्यात। डॉलर आपको यूएसए वगैरह में चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है? बताइए, नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है? वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा और गति, सागरीय लवणता, या फिर उपर्युक्त में से सभी? बताइए, नेफोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो नेफोस्कोप से जो मापा जाता है वो है बादलों की दिशा और गति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? बताइए, हिडनबर्ग रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस और स्पेन, या फिर रूस और फिनलैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है इसे हम लोग हिडनबर्ग रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है इसे हम लोग मैगीनॉट के नाम से जानते हैं, मैगीनॉट रेखा। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में जो है इसे हम लोग मैनर हिम रेखा के नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताइए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, पर्सिया की खाड़ी, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? बताइए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, या फिर अंग्रेजी और फ्रेंच,
अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, या फिर अरबी, हिंदी और अंग्रेजी? बताइए यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये सब के सब जो है यह यूनाइटेड नेशन के आधिकारिक भाषा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? आप लोगों को बताना है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। मानसूनी वन की, ज्वारीय वन की, पर्णपाती वन की, या फिर शुष्क पर्णपाती वन की? बताइए बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पर्णपाती वन की। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों को डिस्कस किया है और आशा करता हूँ कि इनमें से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है, तो अब आप लोग अगला कौन से विषय का प्रश्न चाहते हैं? जो लगभग 100 प्रश्न होंगे और वो एकदम टॉप 100 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे उन प्रश्नों का। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट का आप लोग चाहते होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उस सब्जेक्ट के टॉप 100 प्रश्नों को आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।